वेलकम स्टूडेंट्स एट इम्पैक्ट एकेडमी हिसार। आज हम बात करने वाले हैं टू इम्पोर्टेंट सेलुलर ऑर्गेनेल्स की। ठीक है, और मेनली जो ये टू इम्पोर्टेंट सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं ये आपको यूकैरियोटिक सेल में भी देखने को मिलेंगे और प्रोकैरियोटिक। मेनली इनमें जो फर्स्ट सेलुलर ऑर्गेनेल है जो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया मेंशन किया गया है, ये तो मेनली सिर्फ आपको यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ही, यूकैरियोटिक सेल में ही प्रेजेंट रहेगा, देखने को मिलेगा, वहां कन्फाइंड है। बट जो राइबोसोम्स हैं ये दोनों में आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो प्रोकैरियोटिक है चाहे वो यूकैरियोटिक है, बट इसकी टाइप्स है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डेवलप होते हैं 70s और 80s को लेकर। ठीक है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या रहने वाली है, फंक्शन क्या रहने वाला है, लोकेशन क्या रहने वाली है, कौन से इसके पेक्यूलियर फीचर हैं, उसकी आज हम बात कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। जनरली जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो आपको देखने को मिलने वाला है यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, जो एडवांस सेल है। जब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को डिफरेंशिएट करते हैं तो वहां पर एक कंसेप्ट आता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ठीक है, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में भी एक स्पेसिफिक टाइप आती है ऑर्गेनेल्स की, जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो रहते हैं। तो कंसेप्ट यहां पर यही आ रहा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है और साथ में जो प्लास्टिड का टाइप आता है क्लोरोप्लास्ट, ये दो ऐसे सेलुलर ऑर्गेनेल्स है जो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं और डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट है वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होने की वजह से सिर्फ कहां कन्फाइंड हो चुका है, यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होता। नो मेम्ब्रेन कवर्ड ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। और यहाँ पर टू एक्सेप्शनल केस आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप में यूनिक है। अपने आप में यूनिक इसलिए भी है, एक तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, दूसरा इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो डीएनए है वो जो क्रोमोजोमल डीएनए है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है उससे डिफरेंट है। ठीक है, जनरली इसमें सर्कुलर टाइप का डीएनए हमें देखने को मिलता है। इसकी शेप के रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये शेप में वेरी करता है, ये नंबर में वेरी करता है। अल्टीमेटली जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। ठीक है, अगर हम कॉमनली बात करते हैं, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, और पावर हाउस ऑफ सेल इन यूकैरियोटिक सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सिंगुलरली अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसको माइटोकॉन्ड्रियन बोला जाता है, और प्लूरली अगर हम बात करते हैं तो उसको माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है। कंसेप्ट ये है कि ये पावर हाउस है, यानी ऐसी सेल जहां पर एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, मोर एनर्जी इज नीडेड। ठीक है, वहां पर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ग्रेटर नंबर होगा। ठीक है, और जहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इलस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो अगर हम मेल गैमेट की बात करते हैं ह्यूमन के केस में या किसी भी मैमल के केस में, तो जनरली मेल गैमेट को एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है बिफोर फर्टिलाइजेशन। जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं उसमें गैमेट, मेल गैमेट को एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना है, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और एनर्जी अल्टीमेटली एक स्पर्म को, एक मेल गैमेट को कौन दे रहा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन ए ह्यूमन मेल गैमेट और स्पर्म, ठीक है, इज 5000। तो ह्यूमन मेल गैमेट में, जिसको हम स्पर्म बोलते हैं, वहां पर जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है वो अप्रोक्सीमेटली कितना है, 5000। और जहां पर सेल मोटाइल नहीं है, स्टैटिक है, जहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, वहां पर जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो मोटाइल सेल के कंपैरिजन में, जहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, उसके कंपैरिजन में नॉन मोटाइल में क्या हो जाएगा, नंबर रिड्यूस हो जाएगा, कम रहेगा। तो बहुत से एस्पेक्ट्स हम देखेंगे। यहां पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो मेनली मैटरनल इनहेरिटेंस शो करता है। क्या शो करता है, मैटरनल इनहेरिटेंस। मींस हमारी बॉडी में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो फादर से डिराइव्ड नहीं है, वो किससे डिराइव्ड है, मदर से। इसके ऊपर भी कई बार एमसीक्यू पूछे गए हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया विच सेलुलर ऑर्गेनल शो मैटरनल इनहेरिटेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर आने वाला है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया रहने वाला है।
दूसरा अगर बात करें जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, वो डिवीजन शो करता है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के टाइम पर ये भी डिवाइड करता है, ठीक है। और अल्टीमेटली जो माइटोकॉन्ड्रियल डिवीजन है वो किस प्रोसेस से होता है, बाइनरी फिजन से। किससे होता है, ये बाइनरी फिजन से होता है। तो बहुत से इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स आज हम स्टडी करेंगे, ठीक है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो स्टार्ट करते हैं यहां पर। माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर, इसको हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं। अगर सिंगुलर वे में हम बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियन। अगर हम मोर देन वन की बात करते हैं तो वहां पर हम टर्म यूज करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। जब हम ये टर्म यूज करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इसका मतलब ये होता है कि हम एक से ज्यादा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है, अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड। अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है। जैसे मैंने आपको ये बताया है कि जैसे मेल गैमेट हैं, ठीक है, और ह्यूमन मेल गैमेट को जनरली क्या बोला जा रहा है, जो कॉमन नेम है स्पर्म है, और स्पर्म में मोर देन और अप्रॉक्सीमेटली 5000 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। एक सेल में अगर 5000 के तकरीबन वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, इसका मतलब ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का साइज है वो सेल के साइज के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है। अगर रिलेटिव कंसेप्ट की हम बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज वेरी वेरी स्मॉल इन रिलेटिव टू साइज ऑफ सेल, यानी सेल के साइज के कंपैरिजन में माइटोकॉन्ड्रिया का साइज बहुत ही छोटा है। यानी इनको हम सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाएंगे विदाउट स्टेनिंग। हमें पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्टेनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। स्टेनिंग के बिना इसको हम नहीं देख सकते। जब पर्टिकुलर कलर इसको दिया जाएगा स्टेन करके, तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, देख पाएंगे, तभी ये विजिबल होंगे। तो स्पेसिफिकली, ठीक है, यहां पर मेंशन किया गया है ये स्पेसिफिकली, यानी कोई भी स्टेन आप यूज नहीं कर सकते, इनके लिए स्पेसिफिक स्टेन होगा, ठीक है, जिसके साथ ये कलर देंगे तो स्पेसिफिकली स्टेन होगा ये, ठीक है। आर नॉट इजिली विजिबल अनलेस, जब तक इसको हम स्पेसिफिकली स्टेन नहीं करेंगे तो ये माइक्रोस्कोप के अंडर विजिबल नहीं होगा। पहला तो यहां पर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही है कि अगर आपने माइटोकॉन्ड्रिया को माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करना है तो सबसे पहले आपको इसको क्या करना पड़ेगा, स्टेन करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो जाता है इसमें, ठीक है। एमसीक्यू डेवलप हो सकता है, आउट ऑफ द फ्लोइंग सेलुलर ऑर्गेनल्स विच ऑर्गेनल इज नॉट विजिबल विदाउट स्टेनिंग। तो आंसर क्या रहने वाला है यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया या माइटोकॉन्ड्रियन। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करते हैं तो ये इसको जनरली हम जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। और जहां पे ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होगी तो अल्टीमेटली नेचुरल है कि हमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी वहां पर क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो नेचर ने यही प्रोविजन सेट किया हुआ कि जहां जिस सेल में एनर्जी की जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को वहां पे फिक्स किया हुआ है। यानी इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है वो वहीं आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे जहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या है, ज्यादा है, ठीक है। ये बेसिक एक कोरिलेशन आप बता सकते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अगर इसको हम कोरिलेट करने की बात करते हैं तो यहां पर हम बात कर सकते हैं नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है यहां पर, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहने वाला है नीड और रिक्वायरमेंट। नीड भी लिख सकते हैं और रिक्वायरमेंट भी, ठीक है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नीड और रिक्वायरमेंट ऑफ, रिक्वायरमेंट किसका रहने वाला है यहाँ पे, एनर्जी का। रिक्वायरमेंट किसका रहने वाला है यहाँ पे, एनर्जी का, ठीक है। रिक्वायरमेंट यहाँ पर किसका रहने वाला है, एनर्जी का। जितनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उतना ही यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल, एक सेल में, ठीक है, इज वेरिएबल, ये इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल है, ठीक है। क्या है, वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ये एक ही नंबर प्रेजेंट होगा। जैसे जनरली हम कंसेप्ट यूज करते हैं कि जनरली मोस्ट ऑफ द सेल्स कंटेन सिंगल न्यूक्लियस, ठीक है। जनरली सभी सेल्स में, कुछ सेल्स को छोड़कर एक्सेप्शंस आर देयर, ठीक है, तो जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस है वो सिंगल रहने वाला है। बट हम माइटोकॉन्ड्रिया के केस में ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो वेरिएबल कर रहा है नंबर में, डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल्स।
फिजियोलॉजिकल वर्ड जो यहाँ पर यूज किया गया है वो फंक्शन से रिलेटेड है कि उस सेल्स का फंक्शन क्या है। ठीक है, यहाँ पे जो फिजियोलॉजिकल टर्म यूज किया जा रहा है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, इसका मतलब ये है फिजिकल एक्सरसाइज। ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज का मतलब क्या, फंक्शंस। जितना ज़्यादा एनर्जी डिमांडिंग फंक्शन होगा वहाँ पे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, वहाँ पर ज़्यादा होगी। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ शेप और साइज के बेसिस पे अगर हम बात करते हैं तो ये कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व। यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका कोई फिक्स शेप नहीं है। ठीक है, यानी शेप में भी क्या कर रहा है, ये वेरी कर रहा है। जो साइज है वो भी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। किसी में छोटा देखने को मिलेगा, किसी में कुछ बड़ा देखने को आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे 3 फैक्टर्स की हमने यहाँ पे बात की है। पहला क्या है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा क्या है, शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और थर्ड यहाँ पर क्या है, साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और तीनों ही वेरिएबल हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें इन 3 पैरामीटर्स के, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यहां पर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा यहां पर क्या है, शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और थर्ड आपका यहां पर क्या रहने वाला है, साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो ये कंसेप्ट यहां पर रहने वाला है ये क्या है, वेरिएबल है। नंबर भी वेरिएबल है, शेप भी वेरिएबल है, साइज भी क्या है, वेरिएबल है। क्लियर है कंसेप्ट यहां पर। टिपिकली ये जनरली कैसा रहने वाला, सॉसेज शेप। ठीक है, जो जनरल अपीयरेंस आएगा वो कैसा रहेगा, सॉसेज शेप। इसका मतलब ये कि एक ऐसा इक्विपमेंट आप बोल सकते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर हम जूता ठीक करते हैं। एक आयरन का एक फ्रेम होता है जिसके ऊपर जो मोची है वो जूता रख के ठीक करता है। तो जो शेप आ रही है, ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट की, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, सॉसेज शेप। इस तरीके से जनरल अपीयरेंस आता है। ठीक है, जो बेस ऑफ शूज रहता है, ठीक है, उस शेप को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, सॉसेज शेप, या सिलेंड्रिकल रहेगा। हैविंग ए डायमीटर, डायमीटर आपको याद रखना है, मिनिमम जो लोअर लिमिट है वो कितना जा रहा है, 0.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, और मैक्सिमम कितना जा रहा है, ये 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहां पर दिया हुआ है। मिनिमम है 0.2 माइक्रोमीटर, अपर लिमिट कितना जा रहा है, 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो यानी यहां से क्लियर कंसेप्ट आ रहा है कि जो साइज है वो वेरिएबल है। ठीक है, शेप भी वेरिएबल है, और नंबर भी माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है, वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। अगर हम यहां पर लेंथ की बात करते हैं तो इसकी जो लेंथ है वो 1 माइक्रोमीटर से कितना जा रहा है, 4.1 माइक्रोमीटर। ये डाटा ही आपको बता रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये डाटा ही, जो डायमीटर का डायमेंशन है, जो लेंथ का डायमेंशन है, ये जो डाटा है यही आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया का साइज है वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अपर लिमिट भी दी गई है और लोअर लिमिट भी दी गई है, और दोनों लिमिट में क्या डिफरेंस है। अगर लेंथ की हम ये देख रहे हैं यहाँ पे, तो एक तो लेंथ कितना आ रहा है, मिनिमम 1 माइक्रोमीटर, और मैक्सिमम कितना जा रहा है, 4.1। तो कितना वेरिएशन आ रहा है। डायमीटर की बात करते हैं 0.22, कितना जा रहा है ये, 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, डायमीटर भी वेरिएबल है और लेंथ भी वेरिएबल है। अगर ये दोनों फैक्टर वेरिएबल है तो इसका मतलब यहां पर ये आ जाता है कि साइज क्या होगा, वेरिएबल होगा। शेप पहले ही बता दिया है। जो टिपिकल अगर हम बात करते हैं, या तो सॉसेज शेप होगा या सिलेंड्रिकल होगा, और इसके अलावा भी डिफरेंट टाइप की शेप हमें देखने को मिलती हैं, बट ये जनरल शेप बताई गई है यहाँ पे। नेक्स्ट, ईच माइटोकॉन्ड्रिया नीचे। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर रहने वाला है, ये तो अभी हमने डायमेंशन, नंबर, साइज, शेप को लेके बात की है। दूसरा यहाँ पे जो कंसेप्ट रहने वाला है वो है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल और स्ट्रक्चर। यहाँ पे 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं। इसमें भी अगर देखें तो ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये वाला जो रीजन है ये क्या शो कर रहा है, आउटर। ठीक है, और जो ये वाला रीजन है ये क्या शो कर रहा है, यहाँ पे इनर शो कर रहा है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विद द आउटर मेम्ब्रेन। एक आउटर मेम्ब्रेन होगा और दूसरा यहाँ पर क्या होगा, इनर मेम्ब्रेन होगा। ये इंपॉर्टेंट है। जो आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की वो स्मूथ होती हैं। कैसी होती हैं, स्मूथ होती हैं।
ठीक है, उसमें फोल्डिंग नहीं होगा। फोल्डिंग को जनरली हम माइटोकॉन्ड्रिया के केस में क्या बोलते हैं, क्रिस्टा, क्या बोलते हैं, क्रिस्टा। ठीक है, और एक से ज्यादा हम फोल्डिंग की बात करेंगे तो क्रिस्टे बोलेंगे। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट आ रहा है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, उसमें आउटर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है और इनर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। बट जो इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। तो ये ल्यूमेन को डिवाइड करता है टू एक्वियस कंपार्टमेंट्स में। जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन डिवाइड्स एक्वियस कंपार्टमेंट, ठीक है, या ल्यूमेन को डिवाइड कर रहा है ये टू कंपार्टमेंट्स में। आउटर कंपार्टमेंट्स है और दूसरा क्या है, इनर कंपार्टमेंट है। आउटर कंपार्टमेंट क्या होगा, इन बिटवीन टू मेम्ब्रेन, यानी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको क्या बोलेंगे, आउटर कंपार्टमेंट या चैम्बर। ठीक है, और जो स्पेस या ल्यूमेन इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद ए डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस। जो इनर कंपार्टमेंट है, जो आप यहाँ पे ग्रीन ग्रीन देख पा रहे हैं, जो ये ग्रीन पार्ट है ये इनर कंपार्टमेंट है, ये फील्ड होता है डेंस। पहला फीचर यहाँ पर क्या है इस मटेरियल का, ये डेंस है। ठीक है, डेंस यहाँ पर है, डाइल्यूट नहीं है, डेंस है ये। दूसरा यहाँ पर क्या, होमोजेनियस, जो कॉम्पोजिशन रहने वाली है वो थ्रू आउट क्या रहेगी, सेम रहेगी। होमोजीनियस सब्सटेंस जिसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कॉन्टिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री। जो आउटर मेम्ब्रेन है ये कॉन्टिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री फॉर्म कर रहा है, यानी यहाँ पे फोल्डिंग नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ टू मेम्ब्रेन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विच मेम्ब्रेन शोज फोल्डिंग। तो आंसर क्या आएगा, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डिंग शो करता है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। तो यहाँ पे जो आउटर मेम्ब्रेन होगा वो कॉन्टिन्यूस होगा, लिमिटिंग बाउंड्री रहने वाला है ऑफ द ऑर्गेनल। बट जो इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स बनाता है, यानी ये स्मूथ नहीं है। ये जो इनर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ नहीं है, वो यहाँ पर कैसा है, इनफोल्डिंग बनाता है इस तरीके से। जैसे ये हमारा क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉन्टिन्यूस आ रहा है। बट जो इनर मेम्ब्रेन होगा वो यहाँ पर क्या बनाएगा, इस तरीके से फोल्डिंग बनाना शुरू कर देगा, वो स्मूथ नहीं है। ठीक है, वो इस तरीके से यहाँ पर क्या फॉर्म कर रहा है, फोल्डिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के इन बिटवीन जो ये स्पेस प्रेजेंट रहने वाला है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, आउटर चैम्बर बोलेंगे। ये क्या है, इनर चैम्बर है, और इसी में क्या प्रेजेंट है, मैट्रिक्स। इसके अंदर ही क्या प्रेजेंट रहने वाला है, मैट्रिक्स प्रेजेंट रहने वाला है। ठीक है, अब जो ये मैट्रिक्स है ये डेंस है, होमोजीनियस सब्सटेंस है, और जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डिंग शो कर रहा है, जिसको क्या बोला गया, क्रिस्टा। ठीक है, सिंगुलर की अगर बात करेंगे तो क्या बोलेंगे इसको, क्रिस्टा। क्या बोलेंगे यहां पर इसको, क्रिस्टा। क्या बोलेंगे, क्रिस्टा। अगर प्लूरल है तो क्या बोलेंगे, क्रिस्टे। इसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टे बोलेंगे। ठीक है, अगर प्लूरल है तो क्या बोला जाएगा, क्रिस्टे। सिंगुलर है तो क्या बोला जाएगा, क्रिस्टा। ठीक है, ये याद रखना, जो ये इनफोल्डिंग है। तो जो ये इनफोल्डिंग है फॉर्म किया जाएगा टूवर्ड्स मैट्रिक्स, द क्रिस्टे। अब यहां पर क्रिस्टे का जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हमें देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन की, अगर उसके साथ कोरिलेट हम करते हैं, ठीक है, ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होता है, जिसको हम विलाई और माइक्रोविलाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जो ये विलाई और माइक्रोविलाई है, इनका अल्टीमेट जो फंक्शन है वो क्या, टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जो डाइजेस्टेड फूड है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज किया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं इसकी, कोरिलेट करते हैं प्लांट की रूट के साथ, तो वहां पे रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो रूट हेयर्स है उनका अल्टीमेट फंक्शन भी क्या, टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो यहां पर किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हमें ये मालूम है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो अपने आप में क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल है। ठीक है, तो अल्टीमेटली वहां पर क्या हो रहा है, डिफरेंट टाइप की बायोकेमिकल रिएक्शंस प्रोसीड हो रही हैं, डिफरेंट टाइप की बायोकेमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। तो वहाँ बायोकेमिकल रिएक्शन को होने के लिए क्या चाहिए, सरफेस चाहिए, और वहां पर जो एक्स्ट्रा सरफेस है, ठीक है, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि जो मैट्रिक्स है उसके अंदर क्रैप साइकिल हो रहा है, जिसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, और जो ये क्रैप साइकिल है इसमें नंबर ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रहती हैं। ठीक है, और जो नंबर ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनको सेपरेटली होने के लिए, ताकि वो दूसरी रिएक्शंस के साथ
ठीक है, इंटरप्शन कोज ना करें, तो उनको क्या चाहिए, एक लार्ज सरफेस एरिया चाहिए। और ये लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है, कौन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे, इन फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हमने क्रिस्टा या क्रिस्टे बोला है। तो ये आपको यहाँ याद रखना है, द क्रिस्टे। अब इनका जो मेन काम रहने वाला है, फंक्शन रहने वाला है, वो सरफेस एरिया को क्या करता है, इंक्रीज करता है। द टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, हमें एक सेंटेंस यहाँ पर ये याद रखना चाहिए, ईच एंड एवरी बायोकेमिकल रिएक्शन अकरिंग इन लिविंग सिस्टम इज एसोसिएटेड विद ए स्पेसिफिक एंजाइम। ठीक है, वो कोई ना कोई स्पेसिफिक एंजाइम से क्या होगा, एसोसिएट होगा। कोई सिंगल हमारी बॉडी में सिंगल बायोकेमिकल रिएक्शन ऐसी नहीं है जिसमें एंजाइम इन्वॉल्व ना हो। तो कंसेप्ट ये है कि जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके अपने स्पेसिफिक एंजाइम्स रहेंगे और जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अपने स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं। ठीक है, तो ये इसका मेन पेक्यूलियर फीचर रहने वाला है। माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ये मैंने आपको अभी बताया है कि मैट्रिक्स के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रैब्स साइकिल हो रहा है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या आता है, क्रैब्स साइकिल। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। और ये जो क्रैब्स साइकिल है, ठीक है, जो सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहलाता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी इसको हम बोलते हैं, ये कहाँ पर होता है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। दे प्रोड्यूस सेल्यूलर एनर्जी, एटीपी की फॉर्म में ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, सेल्यूलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, हेंस दे आर कॉल्ड पावर हाउस। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउसेज ऑफ द सेल। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि हम सिर्फ यूकारियोटिक सेल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होता है, यूकारियोटिक सेल में। प्रोकारियोटिक सेल में जो एनर्जी है वो ओनली एंड ओनली प्रोवाइडेड बाय ग्लाइकोलिसिस। वहां पे सिर्फ ग्लाइकोलिसिस ही एक ऐसा मीन है जो एटीपी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और यूकारियोटिक सेल के कंपैरिजन में जो प्रोकारियोटिक सेल है वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी क्या है, कम रहती है। द मैट्रिक्स ऑल्सो पोजेसेस सिंगल सर्कुलर डीएनए, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हमारा जो न्यूक्लियस है, यूकारियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस है उसमें डबल हेलिकल, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, बट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सिंगल डीएनए प्रेजेंट होगा, वो लीनियर डीएनए होता है जो न्यूक्लियस में होता है। यहाँ पे सर्कुलर प्रेजेंट रहने वाला डीएनए मॉलिक्यूल, ए फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। राइबोसोम्स 70s प्रेजेंट रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो जब हमने बात की थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जब हमने बात की थी न्यूक्लियस की, न्यूक्लियर एनवलप के आउटर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है उसकी आउटर सरफेस पे भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जो वो राइबोसोम्स और साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम्स हैं, ये तीनों ही टाइप के जो राइबोसोम्स होंगे वो ATS के होंगे, जिनको हम यूकारियोटिक राइबोसोम बोल सकते हैं। बट अगर हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो राइबोसोम आपका कौन सा रहने वाला है, 70S रहने वाला, जिसको हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के नाम से जानते हैं। कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, अल्टीमेटली जो राइबोसोम्स है उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, यानी विदाउट द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स प्रोटीन कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन लिविंग सिस्टम। ठीक है, राइबोसोम्स की हेल्प के बिना प्रोटीन्स आप सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो प्रोटीन सिंथेसिस है, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं, जो ये ट्रांसलेशन है वो अल्टीमेटली किसके साथ एसोसिएटेड है, राइबोसोम्स के साथ। अगर राइबोसोम्स नहीं है तो ट्रांसलेशन भी नहीं हो सकता। ठीक है, द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन, और इसका जो डिवीजन है वो कौन से टाइप के डिवीजन से होता है, बाइनरी फिजन होता है, बाइनरी फिजन, जिसको हमने यहाँ पे फिजन का नाम दिया है। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के टाइम में जो माइटोकॉन्ड्रिया वो डिग्रेड नहीं होगा, डिजेनरेट नहीं होगा, वो डिवाइड करेगा, और जो न्यू सेल्स बनेगी उसमें ये डिवीजन के थ्रू क्या होता है, चला जाता है। तभी हमने बात की है कि ह्यूमन के केस में या किसी भी हम मैमल्स की बात करें तो वहां पर जो माइटोकॉन्ड्रिया वो मैटरनल इनहेरिटेंस शो करता है, क्योंकि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो मेल गैमेट से सिर्फ डीएनए ही फीमेल गैमेट में एंटर करता है। अल्टीमेटली जो दूसरी मशीनरी है, ठीक है, ओवम के अंदर, वो सारी की सारी किसकी रहने वाली है, फीमेल की रहने वाली है। और एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी एपरेटस है, वो डिजेनरेट हो जाएगा। बट जो माइटोकॉन्ड्रिया वो डिजेनरेट नहीं होता, वो बाइनरी फिजन से क्या करता है, डिवाइड करता। ठीक है, तो इसके साथ ही जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके बेसिक कंसेप्ट हमने यहाँ पे स्टडी किए हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला कंसेप्ट यहाँ पर है कि हम माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन की हेल्प से ही, ठीक है, माइक्रोस्कोप में देख पाएंगे।
अदरवाइज हम माइक्रोस्कोप में विदाउट स्टेन किए हुए माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्योंकि जो इसका साइज है, डायमेंशन है, वो एक्सट्रीमली स्मॉल है इन कंपैरिजन टू सेल, और सेल अपने आप में माइक्रोस्कोपिक इन नेचर है। दूसरा फीचर यहाँ पर आता है, सिंगल यूनिट को हम माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं और मोर देन वन यूनिट को हम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। डायमेंशन की अगर बात करें, जो इसका साइज है, इसकी शेप है, इसका जो नंबर है वो वेरिएबल है। जहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है वहां नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा रहेंगे, जहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है वहां पे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कम रहेंगे। जनरल जो टिपिकल इसकी शेप है वो सॉसेज और सिलेंड्रिकल शेप का रहने वाला है, अदरवाइज इसको हम वेरिएबल बोल सकते हैं। साइज की अगर बात करें तो यहाँ पे दो पैरामीटर लिए गए हैं इसके साइज के लिए, डायमीटर है, दूसरी लेंथ है। जो डायमीटर है 0.221 माइक्रोमीटर, ठीक है, इस रेंज में ये वेरी कर रहा है, और जो लेंथ है वो 124.1 माइक्रोमीटर वेरी कर रहा है, यानी इसका साइज, इसकी शेप भी क्या है, वेरिएबल है। दूसरा कंसेप्ट यहाँ पर यह आता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, स्ट्रक्चर है। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ है, ठीक है, और जो इनर मेम्ब्रेन है वो यहाँ पर इनफोल्डिंग शो कर रहा है, जिसको हम क्रिस्टा या क्रिस्टे बोलते हैं। क्रिस्टा और क्रिस्टे का जो सिग्निफिकेंस है वो है टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन। ईच मेम्ब्रेन, चाहे वो आउटर मेम्ब्रेन है चाहे इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो एसोसिएटेड है स्पेसिफिक एंजाइम्स के साथ, ठीक है। और जो यहाँ पे मैट्रिक्स है वो आपका कहाँ प्रेजेंट रहने वाला है, इनसाइड या विद इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और मैट्रिक्स में ही आपका क्रैप साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल जिसको बोला जाता है, या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसका नाम है, ये होगा, जिसको हम जनरली एरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो वह एनर्जी जनरेट होगी एटीपी की फॉर्म में, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है। और एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ये बाइनरी फिजन से क्या करता है, डिवाइड करता है। जो मैट्रिक्स है वो डेंस सब्सटेंस है और होमोजीनियस इन नेचर है, यानी थ्रू आउट जो अल्यूमिन रहने वाला है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, उसकी जो कॉम्पोजिशन होगी वो कांस्टेंट रहने वाली है, यूनिफॉर्म रहने वाली है। ये बेसिक फीचर था माइटोकॉन्ड्रिया को लेकर। अब हम नेक्स्ट सेलुलर ऑर्गेनेल की बात करेंगे, राइबोसोम्स। किसकी बात करने जा रहे हैं, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, यहाँ पे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। मैंने आपको पहले बोला कि जो ट्रांसलेशन है, ठीक है, जनरल अगर लिटरल वे में हम देखें, ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसलेशन का लिटरल मीनिंग होता है एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, और यही काम कौन कर रहा है, राइबोसोम कर रहा है। वो जेनेटिक लैंग्वेज को लैंग्वेज ऑफ अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर रहा है, यानी एक टाइप की लैंग्वेज को वो दूसरे टाइप की लैंग्वेज में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। इस कन्वर्जन को ही क्या बोला गया है यहाँ पे, ट्रांसलेशन। यानी जो प्रोटीन सिंथेसिस है, ठीक है, वो कौन करता है, राइबोसोम। राइबोसोम यहाँ पर इसलिए भी यूनिक है क्योंकि किसी भी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, किसी भी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, तो इसलिए दोनों टाइप की सेल में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होगा और यूकैरियोटिक सेल में भी क्या रहने वाला, ये प्रेजेंट रहने वाला। दोनों टाइप की सेल में ये प्रेजेंट रहेगा, प्रोकैरियोटिक में भी प्रेजेंट रहेगा और यूकैरियोटिक में भी क्या रहेगा, ये प्रेजेंट रहेगा, बट टाइप अलग अलग है। एक में 70S होता है, दूसरे में 80S होता है। कंसेप्ट यहाँ पर ये आता है कि जो 70S है इसकी भी 2 सब यूनिट्स होती है और 80S है उसकी भी 2 सब यूनिट्स होती है। यानी जो सिंगल राइबोसोम है consists of 2 units, sub units, one is larger sub unit, other is smaller sub unit, ठीक है। अब इन सब जो स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट हैं, ठीक है, इनके जो डायमेंशन है इनको स्वैडबर्ग डायमेंशन से हम मेजर करते हैं, स्वैडबर्ग यूनिट, कैपिटल एस। जब हम 70S और 80S की बात करते हैं तो जो कैपिटल एस है वो किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पे स्वैडबर्ग यूनिट को, जो इसकी डेंसिटी, इसकी शेप, इसके साइज के रिगार्डिंग हमें जनरल इंफॉर्मेशन देता है। जब दोनों यूनिट को हम सेपरेट करते हैं, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ 70S, जब उन दोनों को सेपरेट करेंगे तो लार्जर जो सब यूनिट होगा उसका जो डायमेंशन होगा वो 50S होगा और जो स्मॉलर यूनिट होगा उसका 30S होगा। 50 और 30 कितना रहता है, 80। बट जब दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है, ठीक है, तो वहां पर उसको 70S यूनिट से हम डिनोट करते हैं, क्योंकि जब ये 2 यूनिट्स ज्वाइन करते हैं तो जो ये ज्वाइनिंग वाला रीजन है यहाँ का सरफेस एरिया क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो सेपरेटली अगर देखेंगे तो वैल्यू ज़्यादा रहेगा और जब कंबाइन देखेंगे तो वैल्यू वहाँ पर क्या हो जाता है, कम। यही हम देखते हैं 80S के केस में, ठीक है। जो लार्जर सब यूनिट है वो 60S है, जो स्मॉलर सब यूनिट है वो 40S है, ठीक है। दोनों को अलग अलग देखेंगे, वैल्यू देखेंगे तो टोटल 100 होता है। बट जैसे वो दोनों कंबाइन होंगे तो जहाँ पे ये पॉइंट्स जुड़ रहे हैं तो वहाँ का जो सरफेस एरिया वो रिड्यूस हो रहा है। तो अल्टीमेटली 100 ना होके कलेक्टिव जो कंबाइंड यूनिट है उसका जो डायमेंशन आता है वो कितना आता है, 80S आता है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो मेन कंपोनेंट प्रेजेंट रहने वाले हैं वो प्रोटीन होंगे, ठीक है। 80 टाइप्स के यहाँ पे प्रोटीन्स हमें देखने को मिलते हैं। आरएनए प्रेजेंट होता है, इसी में राइबोजाइम प्रेजेंट होता है। इस राइबोजाइम की वजह से ही हम एक सेंटेंस यूज करते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, एक्सेप्शंस आर देयर। तो यहाँ पे राइबोजाइम जो आरएनए है, जो एंजाइम का काम कर रहा है, ठीक है, ये प्रोटीनेशियस इन नेचर नहीं है, इसलिए हम वहाँ पे ये सेंटेंस यूज नहीं कर सकते कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। इस सेंटेंस की जगह हम कौन सा सेंटेंस यूज करते हैं? ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स आर ग्रेन्युलर, ठीक है, लाइक ग्रेन, जैसे दाने होते हैं ग्रेन, वैसा ये हमें देखने को मिलेगा माइक्रोस्कोप में, अंडर माइक्रोस्कोप। ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर है, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। यानी आप सिंपल यहाँ पे इनफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप है या कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, लाइट माइक्रोस्कोप, इनमें आप इसको नहीं देख पाएंगे। मेनली आप इसको कहाँ देख पाएंगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। सबसे पहले किसने देखा यहाँ पे? जॉर्ज पैलेडी, ये साइंटिस्ट का नेम है, और 1953 में, ठीक है। कब देखा? 1953 में। और 1953 एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है, ईयर है। 1953 में ही आपको पता होगा वैटसन और क्रिक को क्या मिला था? डबल हेलिकल डीएनए का जो मॉडल था उन्होंने प्रपोज किया था और उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। तो कहने का मतलब ये कि जब 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ तो उसके बाद एक क्रांति आ गई, एक रिवोल्यूशन आ गया, ठीक है। सेल के अल्ट्रा स्ट्रक्चर को डिस्कवर करने का, उसको स्टडी करने का उनके पास एक टूल आ गया, टेक्निक आ गई। तो मैक्सिमम जो डिस्कवरी हुई है अल्ट्रा स्ट्रक्चर की, डिटेल हमें मिली है, वो आफ्टर 1950 ही हमें मिली है, जब हमारे पास क्या आ चुका था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पर जो जॉर्ज पैलेडी है, इन्होंने 1953 में, ठीक है, एक ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर क्या बोला गया है? राइबोसोम्स। क्लियर है? और राइबोसोम्स दे आर कंपोज्ड ऑफ, एक तो इसमें न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा, आरएनए। पहले हमने डिस्कस किया कि जो आरएनए है वो यहाँ पर एंजाइम का भी काम कर रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? राइबोजाइम बोलते हैं। एक तो आरएनए प्रेजेंट होगा और दूसरा यहाँ पर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। और ये किसी भी, जो सबसे खास बात है वो ये है, ये किसी भी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होते, ठीक है। ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड और नॉन मेम्ब्रेन कवर्ड ऑर्गेनल रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यूकार्योटिक राइबोसोम्स की, अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? यूकार्योटिक राइबोसोम्स। इनको जनरली हम क्या बोलते हैं? एटीएस, ठीक है। वाइल द जो प्रोकार्योटिक राइबोसोम्स है उनको हम क्या बोलते हैं? 70S। इसका मतलब ये है कि जो यूकार्योटिक राइबोसोम्स है ये सिर्फ कहाँ मिलेंगे आपको? यूकार्योटिक सेल में, एटीएस। ये प्रोकार्योटिक सेल में नहीं मिलेंगे, बट जो प्रोकार्योटिक राइबोसोम्स हैं ये आपको यूकार्योटिक सेल में भी देखने को मिलेंगे। और कहाँ देखने को मिलेंगे? इसके ऊपर एमसीक्यू बनते हैं, ठीक है। एक आपका माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा आपका क्लोरोप्लास्ट है। ईच राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट्स। हर एक राइबोसोम की 2 सब यूनिट होती हैं, एक लार्जर सब यूनिट होती है और दूसरी स्मॉलर सब यूनिट होती है। अगर हम एटीएस की बात करें तो यहाँ पे जो लार्जर सब यूनिट है वो कौन सी है? 60S। और जो स्मॉलर सब यूनिट है वो कौन सी है? 40S, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 70S की, तो यहाँ पे जो लार्जर सब यूनिट है वो क्या है? 50S। और जो स्मॉलर यूनिट है वो क्या है? 30S। हेयर जो S यहाँ पर है ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कई बार एमसीक्यू रिपीट हुआ है कि जो S है, कैपिटल S, स्मॉल s नहीं है, इसको हम कैपिटल S से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये कंबाइन है, ये लार्जर सब यूनिट है और ये स्मॉलर सब यूनिट है, ठीक है। यहाँ पे ये कंबाइन है, इसको यहाँ पे हम सेपरेट कर रहे हैं, स्मॉलर सब यूनिट, दोनों सेपरेट कर दिया, स्मॉलर सब यूनिट है और ये यहाँ पे लार्जर सब यूनिट है। तो यहाँ पर हम देख पाएंगे जो S है इसको हम कैपिटल S से डिनोट करते हैं और इसको क्या बोलते हैं? स्वैडबर्ग यूनिट। और ये एक्चुअल में हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये बता रहा है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। अब यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन ले सकते हैं कि आपके पास 1 किलोग्राम का, ठीक है, कोई स्टोन है, उसको हम पानी में रखते हैं, ठीक है, वो इजिली क्या हो जाएगा? सेडिमेंटेशन हो जाएगा, नीचे बॉटम पे सेट हो जाएगा। अगर 1 किलोग्राम की हमारे पास कोई शीट है, ठीक है, और वो एक थिन शीट है जो बहुत बड़े एरिया को कवर कर रही है, तो उसका जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होगा, ठीक है, वो कैसा होगा? उससे डिफरेंट होगा, यानी वो उसका जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है वो बहुत ही स्लो है।
यानी वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, वो धीरे 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 सेट होगा बॉटम पे, या अदरवाइज वो फ्लोट करेगा। तो यहाँ पर कंसेप्ट है दोनों का वेट क्या है, सेम, बट वहां पर जो उनकी शेप है, उनका जो सरफेस एरिया है वो क्या हो गया, वेरी। शीट का जो सरफेस एरिया है वो क्या है, ज्यादा, स्टोन का सरफेस एरिया क्या है, कम, जबकि दोनों का वेट क्या था, 1 किलोग्राम। यानी सरफेस एरिया चेंज होते ही जो सेडिमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसमें जो टाइम कंजम्पशन है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहां पर यही बात कर रहे हैं हम कि जो स्वैडबर्ग यूनिट है वो मेनली आपको किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट की। इट इज इनडायरेक्टली ए मेजर ऑफ डेंसिटी और साइज। अल्टीमेटली जो आपका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है वो आपको क्या बताता है, डेंसिटी और साइज। बोथ 70s एंड 80s राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट्स। दोनों के पास ही 2 सब यूनिट्स होती है, एक लार्जर होती है और एक स्मॉलर होती है। ये बिल्कुल बेसिक दिया हुआ है, ठीक है, बट इसमें से भी बहुत सी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है कि पहला तो यहाँ पर है दोनों में 2 सब यूनिट्स प्रेजेंट होगा, एक लार्जर होगा एक स्मॉलर होगा, ठीक है। जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स है उसमें लार्जर का क्या डायमेंशन है, स्मॉलर का क्या डायमेंशन है, ये आपको याद रखना है। जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है इसमें लार्जर यूनिट का क्या डायमेंशन है और स्मॉलर का क्या डायमेंशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट आ रहा है वो ये है कि यहाँ पर जो स्वैडबर्ग है, जो एस यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, वो एक्चुअल में आपको इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, और सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट इनडायरेक्टली आपको बता रहा है उसका साइज और उसकी शेप, और अल्टीमेटली आपको पता लग रहा है वहां पे उसका सरफेस एरिया, ठीक है। इसके साथ ही जो बेसिक डिटेल्स थी माइटोकॉन्ड्रिया की और राइबोसोम्स की वो यहाँ कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। थैंक यू।